हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता एक ऐसा कानून जो पूरे देश में लागू होगा और एक ऐसा कानून जो यहाँ पर बराबरी का हक देगा। लेकिन यहाँ पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? क्यों यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि इसे लागू नहीं होना चाहिए? क्यों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही जा रही है? और क्यों यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए आया है? ये बिल यहाँ पर 2024 के चुनाव पर असर डालेगा, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को देखते हुए इस बिल को लाते हुए नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर कहते हैं कि इस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर हमला नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से गैर मुस्लिमों को भी यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी काफी कुछ खुलासा करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज आए सुबह में, और मैं अपनी बात करने से पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो 22nd लॉ कमीशन को जो अपना नोट या रिस्पॉन्स लिखकर भिजाए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो एक रेस्पॉन्स नोट है, दूसरा उसमें हम रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं शुरुआत में मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल वकील जनाब एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब का, कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस रिस्पॉन्स नोट को तैयार करने में, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की रही। पूरा उन्हीं का पूरी इसमें जुस्तजू थी, मेहनत थी, और उनके ताउन से, उनकी पूरी मदद से ये एक रिस्पॉन्स नोट हम तैयार करें। तो अब इंशाल्लाह अभी आपको एक थोड़ी देर में ये तीनों नोट्स हम लोग आपको दे देंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आपको पढ़ के सुनाने के लिए, वरना अगर आप शॉर्ट में चाह रहे तो मैं दे देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं 3 पॉइंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है आशीष। देखिए, ये 2 मिनट बाइट नहीं हो सकता, तो आप सुन लीजिए एक 10 मिनट के लिए मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल करना है करिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोज़ल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का। और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज अ हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह
हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले, दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये बोले उन्होंने। ये यानी इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखो आप 22 लॉ कमीशन का। और दूसरी बात ये है, वो उन्हें बताते भी नहीं कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 22वां लॉ कमीशन है, बताते भी नहीं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 21वां लॉ कमीशन चौहान साहब का, तो वो तो अलग ही ओपिनियन दिए, ये नहीं बताते। अब आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ऊपर, जिसमें इसमें एक साफ तौर से कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे, अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय Baba Saheb Ambedkar was that Parliament may make the Uniform Civil Code optional. It will be available to persons who wish to opt out of their personal laws. Dr. Ambedkar further assured the members of Constituent Assembly that therefore no one need to be apprehensive of the fact that if the state has the power, the state will immediately proceed to execute or enforce that power in a manner that may be found to be objectionable by the Muslims or by Christians or by any other community in India. We must all remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, though no one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile with itself the sentiments of different communities. अब important सुनिए आप, no government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. I think it would be a mad government if it did so, but that is a matter which relates to exercise of power and not to the power itself. So, इससे it is clear from the text of Article 44 itself, as the debates in Constituent Assembly, that UCC was contemplated an exercise that involved disruption and upheaval to yield one size fits all, and therefore notes of caution were sounded, including the need for it to temper with optionality. ये एक है। दूसरी बात ये है कि the exercise of the reform of specific personal laws of individual religious communities proposed in the consultation paper, यानी consultation of 21st Law Commission, that it finds its basis not in Article 44 but in entry 5 of list 3 of 7th schedule of the Constitution. Such an exercise of codification or alteration of individual laws of individual communities requires a more focused consultative process, with draft laws being placed for comment and the participation of stakeholders from the affected communities being sought. As such, the consultation paper, just by virtue of sheer breadth of issues it has covered, was grossly unequal to the task it set out for itself. अब आप ये देख लीजिए, इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, मगर हमारा मानना ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, एक गैर ज़रूरी के एक माहौल को मुल्क में पैदा करने के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो तवज्जो है जनता की गरीबी के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाइना जो ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा करके बैठा, उससे तवज्जो हटा दिया जाए। और हमारा मानना ये, हमारा एप्रीहेंशन ये है कि डेलिबरेटली यूनिफॉर्म, जैसे कि आपने ओवैसी को सुना, अब यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि जब उत्तराखंड में इसे एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा और सभी से मत मांगा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या विचार है, तो अब ऐसे में क्या यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में पास होने की बात कही जा रही है, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती हुई नजर आएंगी। अब क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर संसद में देखा जाए तमाम विपक्षी पार्टियां और यहां पर केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर बहस छिड़ी रहेगी, लेकिन यहां पर आपसी सहमति बन जाती है तो आखिरी फैसला यहां पर द्रौपदी मुर्मू का होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वो यहां पर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती हुई इस पर हस्ताक्षर करती हुई नजर आएंगी, इस बिल को एक्ट बनाते हुए लागू करने की बात करेंगी, या सीधे तौर पर इसे खारिज करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि क्या लागू होना चाहिए, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।